नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का 24 स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। आज मैं यूपी टेट और सी टेट के बुक को पढ़ाऊंगी, जिसमें सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण के सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी। इसमें आपका अध्यायवार सॉल्व पेपर दिया हुआ है। जब ये बुक समाप्त हो जाएगी तो मैं अगले सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें पहला अध्याय दिया हुआ है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें पहला प्रश्न है, जैव निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो ये हो जाएगा कवक। इसमें है कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उनकी शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का दुष्परिणाम है। तो ये हो जाएगा मृदा में अपरदन। उन्मूलन के दुष्परिणाम से मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। अपरदन से आशय मिट्टी का कटकर बह जाने से है। उन्मूलन के अंतर्गत वनों को काटने जलाने से हुई हानि से है। वनों उन्मूलन के दुष्परिणाम इसमें है पृथ्वी पर ताप व प्रदूषण में वृद्धि, वर्षा में कमी, भू जल स्तर का गिरना, बाढ़ तथा अकाल जैसे प्राकृतिक आपदा में वृद्धि। अगला है पर्यावरण के जैविक घटक हैं। तो ये हो जाएगा पर्यावरण के जैविक घटक पौधे हो जाएगा। पर्यावरण के जैविक घटकों में पौधे, प्राणियों, मानव, जंतु, परजीवी, सूक्ष्मजीव आदि आते हैं। परितंत्र में जैविक घटक और जैविक घटकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और इसमें प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक और तृतीयक उत्पादक तथा अपघटक आते हैं। उदाहरण, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सूर्य, पर्वत, पहाड़, मैदान और जैविक घटक हैं। आगे है महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के जनक है। तो एजी टांसले 1935 में किए थे। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी के जनक अर्नेस्ट नीस हैं और ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। मेघ विजन या कृत्रिम वर्षा होता है। तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा सिल्वर आयोडाइड के मिश्रण द्वारा। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में शक्ति प्रवाह होता है। तो ये एक दिशात्मक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है तथा सौर ऊर्जा ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। आपतित सूर्य विकिरणों से 50% से कम हिस्सा संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं, जैसे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता और अपघटक। नोट में है लिंडमान नियम द्वारा ऊर्जा का केवल 10% ही अगले उपभोक्ता को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, एक ऊर्जा पिरामिड का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा गौड़ उपभोक्ता। ऊर्जा पिरामिड का सबसे ऊपरी भाग द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ऊर्जा पिरामिड सीधा बनता है क्योंकि परितंत्र की विविध पोषक स्तरों पर 90% ऊर्जा व्यय होती है तथा शेष 10% ऊर्जा ही उच्च स्तर की ओर पहुंच पाती है लिंडमान नियम के द्वारा। अतः प्रत्येक तथा निम्न से उच्च पोषण स्तर की ओर जीवों की संख्या भी कम होती चली जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था। तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण को हराना। आगे है इसमें विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था वायु प्रदूषण को
हराना। जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम है जैव विविधता का जश्न मनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनैतिक एवं सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में की थी। वर्ष 1922 में स्वीडन विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश है। इस वर्ष अर्थात 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम केवल एक पृथ्वी, तो 2022 का थीम है केवल एक पृथ्वी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। दिया हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद स्वस्थानीय या इन सीटू कन्वर्जेशन है। अपस्थानीय या बाह्यस्थानीय संरक्षण एक्स सीटू या कंजर्वेशन इसमें है जब किसी जीव को विलोपन के संकट से वे जीव जिनके निकट भविष्य में वन से विलुप्त होने का बहुत अधिक संकट है बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, तब इस स्थिति को हम बाह्यस्थानीय या एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। इस संरक्षण में संकटोत्पन्न पादपों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर रखकर उनकी देखभाल की जाती है। सावधानी पूर्वक जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा वन्य जीव सफारी पार्कों का सही उद्देश्य है। अगला प्रश्न है वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। ये हो जाएगा बी घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज। वन पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का क्रम होगा घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज। खाद्य श्रृंखला क्या होती है तो प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक में हरे पौधे होते हैं। प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक श्रेणी में उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता, कवक एवं जीवाणु आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला जब सीधी न होकर जटिल हो जाती है तब जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। आगे है इसमें वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा जुलाई में। वन महोत्सव जुलाई महीने में मनाया जाता है। जुलाई के पहले सप्ताह में वनों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। 1960 के दशक में यह पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक अधिवेशन के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन था। तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था। सन 1947 में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के संयुक्त प्रयासों से देश की राजधानी दिल्ली में जुलाई के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है कविता द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये हो जाएगा एस.टी. कॉलरिज। कविता द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एस.टी. कॉलरिज द्वारा लिखी गई है, जिसका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज है। जॉन विलियम्स अमेरिकी लेखक, संपादक और प्रोफेसर थे। उन्हें अनेक उपन्यास में स्टोनर और ऑगस्टस के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। तो इसमें हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। क्या हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड।
ऊर्जा का पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को दिखाया जाता है। अतः ऊर्जा पिरामिड सैकड़ों सीधा होता है। लिंडमान नियम के द्वारा ऊर्जा का 10% ही अगले उपभोक्ता को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस WED किस वर्ष को मनाया गया था? ये 1974 में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम, स्वीडन में विश्व भर में देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। वन संरक्षण अधिनियम 1972, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1974। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किस ऑक्साइडों के कारण होती है? तो इसमें हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन। तो अम्लीय वर्षा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है। इसमें है अम्लीय वर्षा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है। इसका परिणाम तब होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं और पवन तथा वायु धाराओं द्वारा ले जाया जाता है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव, जब अम्लीय वर्षा होती है और भूजल के रूप में नदियों, झीलों आदि तक पहुंचती है तो यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों और जानवरों को प्रभावित करती है तथा यह कई इमारतों, पुलों, स्मारकों, बाढ़ आदि में जंग का कारण भी बनती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं? तो ये हो जाएगा सभी प्रजातियां खाद्य जाल से जुड़ी होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां खाद्य जाल से जुड़ी होती हैं। खाद्य श्रृंखला जब सीधी न होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। आगे है परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसमें देख लेते हैं। ये है सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो ये हो जाएगा परपोषी। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रीडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं कहलाते हैं, तो उसे बोलते हैं सर्वभक्षी। प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? मेहतर कहीं कहीं लिखा रहता है स्कैवेंजर्स किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अपघटक, जीवाणु एवं कवक को। जीवीय एवं अजीवी घटकों के संबंध स्थापित करते हैं, तो ये हो जाएगा अपघटक। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो ये हो जाएगा एक दिशा में। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है तो खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों में किसमें गुजरता है? तो खाद्य जाल में। आगे है एक स्थान की वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? तो ये हो जाएगा मौसम का। किसी स्थान की वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक का निर्धारण मौसम द्वारा किया जाता है। मौसम किसी स्थान विशेष पर किसी खास समय वायुमंडल की स्थिति को दर्शाती है। इसमें अनेक कारकों हवा, ताप, दाब, उसके बहने की गति और दिशा, बादल, कोहरा जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं। मौसम वह स्थिति है जिसमें दिन प्रतिदिन तथा महीनों में होने वाले बदलाव को दर्शाया जाता है।
जबकि जलवायु लंबे समय में घटित होने की स्थिति को दर्शाती है। अगला प्रश्न है मानव भूगोल। प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा रैटजेल द्वारा। मानव भूगोल प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि है, यह कथन फ्रेडरिक रैटजेल मानव भूगोल के जनक द्वारा किया गया है। रैटजेल विश्व के प्रथम पूर्ण मानव भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने मानव भूगोल को एक विज्ञान के रूप में संस्थापित किया। रैटजेल ने मानव भूगोल के अंतर्गत मानव जीवन की व्याख्या पर्यावरण के संदर्भ में प्रस्तुत किया और विभिन्न प्रादेशिक उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य के रहन सहन, उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाएं तथा संस्कृति आदि भौतिक पर्यावरण के अनुसार निर्धारित होती है। सबसे पहले रैटजेल ने ही मानवीय पक्ष के भौगोलिक अध्ययन के लिए एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। रैटजेल को नियतिवाद का प्रतिपादक माना जाता है। रैटजेल की पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। नोट में है पाल विडाल डी लाव्लास ने संभववाद की विचारधारा दी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा वन का पारिस्थितिकी तंत्र। दिए गए प्रश्न के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला वन के पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला को जीवधारियों का क्रम उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता जैसे झाड़ियाँ, खरगोश, भेड़िया, शेर, वनस्पति, टिड्डा, मेढक और सर्प आगे है। इसमें निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा परिस्थिति प्रदान करना। परिस्थिति प्रदान करना परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता है। परियोजना पद्धति में शिक्षण और सीखने को बच्चे के दृष्टिकोण से माना जाता है। एक परियोजना के लिए निम्नलिखित कदम उठाना पड़ता है जो इस प्रकार हैं: चुनना, नियोजन करना, निष्पादन करना, फॉलोअप, किसी प्रोजेक्ट का फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है, मूल्यांकन करना, रिकॉर्डिंग करना, परियोजना कार्य के प्रस्ताव से लेकर पूर्ण होने तक पूर्ण रिकॉर्ड रखना बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा अपघटक। अपघटक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। अपघटक ऐसे जीव हैं जो मृत और क्षयकारी पदार्थों को खाते हैं, जटिल यौगिक को सरल यौगिक में तोड़ते हैं। अपघटक के अंतर्गत बैक्टीरिया, कवक और कई अन्य सूक्ष्मजीव शामिल हैं। अपघटक खाद्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है जो कार्बन युक्त कार्बनिक पदार्थ, अन्य पोषक तत्वों को तोड़ते हैं जो उनके विकास के साथ साथ पौधों के विकास के लिए उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मछली। एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में मछली एक से अधिक पोषण या पोषी स्तर पर कब्जा कर लेती है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन उत्पादक होते हैं जिसका सीधे जूप्लैंक्टन और मछली द्वारा उपभोग किया जाता है और इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। हालांकि मछली जूप्लैंक्टन या यहाँ तक कि अन्य छोटी मछलियों को खाकर अन्य ट्रॉफिक स्तरों में उपभोक्ता के रूप में भी कार्य कर सकती है। अगला है यदि उत्पादक स्तर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? यही 20 जूल का पहले फिर 10% फिर उसका 10% निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.002 जूल। इसमें देख लेते हैं
उसमें उतना नहीं आएगा, इसमें आंसर आएगा आपका 0.0020 जूल। ए ऑप्शन सही होगा। यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तो मोर के लिए 0.0 जूल ऊर्जा उपलब्ध होगी। कितना हो जाएगा? 0.02 जूल। क्योंकि लिंडमैन नियम के द्वारा प्रत्येक स्तर पर खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा क्या होती है? ह्रास होती है। तो पौधे, चूहे और सर्प का दिया हुआ है, तो पौधे में 20 जूल दिया है, तो चूहे का प्राथमिक उपभोक्ता है, तो 20 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 जूल। फिर सर्प द्वितीयक उपभोक्ता है, तो 2 जूल जो आया था, तो उसका 2 जूल का 10% फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 जूल। और अंत में मोर दिया है, ये तृतीयक उपभोक्ता है, तो 0.0 जो ये आया है, इसका फिर 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 जूल। अगला प्रश्न है, परितंत्र शब्द का गठन किसने किया है? तो ये हो जाएगा टांसले ने। परितंत्र इकोसिस्टम शब्द एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में दिया, जिन्हें पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1866 ईस्वी में किया। हमबोल्ट एक भूगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, ये असत्य है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें है पर्यावरण से संबंधित कथन, पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, असत्य है। पर्यावरण से संबंधित सत्य कथन कुछ है, उसे देखते हैं। इसमें है पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है, पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता होती है, पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण स्तर पर आधारित है। अगर हमें पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना है तो केवल एक ही तरीका है, सबको शामिल करना। हमारा कोई समाज और अस्तित्व नहीं होगा अगर हम इसी प्रकार पर्यावरण को नष्ट करते हैं तो। अगला है, फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है, तो ये हो जाएगा थर्मल पावर परियोजना से। फ्लाई ऐश अपशिष्ट थर्मल पावर परियोजना से उत्पादित होता है। फ्लाई ऐश बहुत सी चीज़ों जैसे कोयला को जलाने से निर्मित महीन कणों से बनी होती है। ये महीन कण वातावरण से उत्सर्जित होने वाली गैसों के साथ ऊपर उठने की प्रकृति रखती है, जो राख या ऐश ऊपर नहीं उड़ती, वह पेदी की राख कहलाती है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश को प्रायः चिमनियों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फ्लाई ऐश का उचित प्रबंधन न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित ऐश जमीन का बड़ा हिस्सा घेरती है। वर्तमान में लगभग 63% फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। भविष्य में इसे बढ़ाकर 100% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन स्थित है। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र ये अहमदाबाद में स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना 1984 में हुई थी। इसके पास पर्यावरण पर आधारित कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला है और कई प्रकार की शैक्षिक सामग्री का उत्पादन करता है। पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम में सीईई के प्रशिक्षण में कई पर्यावरण शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, यह कथन असत्य है, जबकि अकार्बनिक पोषण तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन कार्बन बंध के रूप में होता है, जबकि श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उत्मित होती है। आदि कथन सत्य है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हैकल 1866 द्वारा वनस्पति के क्षेत्र में किया।
एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटक उस तंत्र के पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र से नियंत्रित होकर एक निश्चित प्रक्रिया में क्रियाशील रहते हैं। क्रियाशील रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही ऊर्जा एक पारिस्थितिकी तंत्र को गतिशील बनाए रखती है। इस प्रक्रिया को ऊर्जा का प्रवाह कहा जाता है। अगला है EIA का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। आगे है इसमें EIA का पूरा नाम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA का अभिप्राय किसी प्रस्तावित परियोजना से संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया से होता है। इस प्रक्रिया के जरिए किसी परियोजना जैसे खनन, सिंचाई, बांध, औद्योगिक इकाई या अपशिष्ट उपचार संयंत्र आदि के संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम 1994 में पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA मापदंडों की अधिसूचित किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो हो जाएगा समुद्र। निम्नलिखित में समुद्र सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रकृति में महासागरों को सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इसलिए माना जाता है कि वे खारे होने और अन्य विशेषताओं जैसे घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश, तापमान के कारण भी अपनी रासायनिक संरचना में स्थिर होते हैं। तापमान भी कम या ज़्यादा स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? तो ये हो जाएगा ह्यूमस। क्या हो जाएगा? ह्यूमस। ह्यूमस पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण है मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। अगला प्रश्न है मृदा के संबंध में निम्न कथनों का विचार कीजिए। इसमें बताना है तो ये हो जाएगा मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। ये सही है। मृदा एक प्रमुख संसाधन है। ये भी सही है। सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियाँ मृदा पर आधारित होती हैं। ये आपका गलत है। तो इसमें आपका एक और दो सत्य हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है तथा मृदा एक प्रमुख संसाधन भी है, अतः इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसके अलावा मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनको वृद्धि में सहायता करती है। मृदा अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए भी मृदा अनिवार्य है। अगला प्रश्न है माइकोराइजा पाया जाता है। तो माइकोराइजा ये पाइनस जिसे चीड़ बोलते हैं में पाया जाता है। माइकोराइजा पाइनस चीड़ में पाया जाता है। माइकोराइजा किसी कवक तथा वाहिक पादपों की जड़ों के बीच परस्पर सहजीवी संबंध को कहते हैं। इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक पौधों की जड़ों पर आश्रित होते हैं तथा मृदा जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पादप कवक को प्रदान करता है। जड़ों को कवक की स्थिति के अनुरूप 3 प्रकार की कवक मूल रूप पाई जाती हैं। वाह कवक मूल, अंतः कवक मूल और वाह अंतः कवक मूल। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ये हो जाएगा सागर। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? सागर। विश्व में महासागर हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र है। यह पृथ्वी की सतह का 71% से अधिक भाग पर विस्तृत है। यह 3 बिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का स्रोत है।
सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र धान का खेत, जबकि सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र एक्वेरियम है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधियों को कहते हैं, ये हो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन। आगे है इसमें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय कंपनियों को अपने प्राकृतिक आवासों को छोड़ना पड़ता है। इस गतिविधि को विस्थापन कहते हैं। तबादला और अस्थायी तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण द्वारा अंदर आना, किसी एक भौगोलिक इकाई से किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्तियों की आकर बस जाने को कहते हैं। स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना, इसमें हो जाएगा, इसमें लोग अपने देश के एक क्षेत्र से अस्थायी रूप से अन्य क्षेत्र में जाने की क्रिया है। इसमें लोग प्रायः बेहतर जीवन, नौकरी आदि के लिए जाते हैं। आगे है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा उन्मूलन परिणाम है? तो इसमें हो जाएगा, फिर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा उन्मूलन के परिणाम है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय ताप में वृद्धि। ये भी हो जाएगा वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि। ये भी आपका सही है। और भूजल स्तर में वृद्धि, ये नहीं होगा। बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, तो इसमें ये भी सही है। तो इसमें आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं व्याख्या इसकी। उन्मूलन एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है जिसके अंतर्गत पेड़ों की कटाई, जिसमें बार बार की जाने वाली काट छांट, पेड़ों का गिरना, जंगल के कूड़े करकट की सफाई, मवेशियों का चरना, जंगल में घूमना और नए पौधों के साथ छेड़छाड़ करना सब कुछ सम्मिलित है। इस वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय ताप में वृद्धि तथा वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि के साथ साथ बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, जीवों में संबंध जहाँ एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है कहलाता है, तो उसे बोलते हैं परजीविता। इसमें है, परजीविता में एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, जैसे अमरवेल सोरेन्थस। सहजीविता क्या होती है? जब दो जीवधारी बिना नुकसान पहुँचाए एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहा जाता है। जैसे लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। सहोपकारिता क्या होती है? तो ये हो जाएगा, जब दो समान या अलग अलग जीवधारियों में संबंध से उन दोनों को लाभ होता है। अगला है प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता किसे बोलते हैं? जीवधारियों को जीवित रहने के लिए अपनी जातियों एवं भिन्न जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, जिसे प्रतियोगिता कहते हैं। प्रतियोगिता में जो सक्षम होता है वो वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं, तो ये हो जाएगा एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं जो प्राकृतिक रूप से अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती हैं। जैसे कंगारू मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। लुप्तप्राय प्रजातियां ऐसे जीवों की आबादी जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का जोखिम है, क्योंकि वे या तो संख्या में कम है या बदलते पर्यावरण के द्वारा संकट में है। दुर्लभ प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो दुर्लभ और सामान्य या कभी दिखते हैं, जैसे हिमालयन ब्राउन भालू। अगला प्रश्न है, WWF से आशा है, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड
WWF से यहाँ से क्या होता है, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है, जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। प्रतीक चिन्ह है ज्वाइंट पांडा। यह प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है तथा इसके रख रखाव संबंधित मापदंडों को पूरा करती है। अगला प्रश्न है, घास भूसी क्षेत्र के परितंत्र घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तो ये हो जाएगा मांसाहारी। क्या हो जाएगा, मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे स्तर पर उपभोक्ता मांसाहारी होता है। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम है। घास उत्पादक हो गया, और टिड्डा जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, सर्प हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, और गिद्ध क्या हो जाएगा, मांसाहारी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 की यूपी टेट में इस प्रश्न का उत्तर जीवाणु माना था। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये हो जाएगा डॉक्टर A.G. टॉन्सले ने। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज पारिस्थितिकीविद A.G. टॉन्सले ने अपनी इकोलॉजी 1935 में पुस्तक में किया था। इसलिए A.G. टॉन्सले को पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, तो ये हो जाएगा जैविक तथा अजैविक पदार्थ। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जैविक तथा अजैविक पदार्थ हैं। जैविक घटक इस घटक में सभी जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक घटकों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें देख लेते हैं, तो जैविक घटक को 3 भाग हैं। उत्पादक हो जाएगा, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक में जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि हो जाते हैं। इसमें उत्पादक में जैसे जीवाणु, शैवाल और आदि। उपभोक्ता 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में आपका गाय, बकरी, खरगोश और हिरण आदि हो जाएंगे। द्वितीयक में हो जाएगा सांप, भेड़िया आदि। तृतीयक उपभोक्ता में बाज, शेर, बाघ आदि। आगे है अजैविक घटक। ऐसे निर्जीव पदार्थ जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारक होते हैं। अजैविक घटक इसमें होता है भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। तो भौतिक कारक में आता है तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृति। अकार्बनिक कारक हो जाएगा जल, वायुमंडल गैस, मिट्टी, खनिज और चट्टान। कार्बनिक में हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो ये हो जाएगा कम्पास। क्या हो जाएगा, कम्पास। उष्णकटिबंधीय घास देख लेते हैं इसमें कौन कौन से है। ये है पूर्वी अफ्रीका में सवाना पाया जाता है, ब्राज़ील में कम्पास घास और वेनेजुएला में लानोस। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है अर्जेंटीना में पम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा डाउन्स। अगला है घास का मैदान। इसमें है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, तो लानोस ये है कोलंबिया और वेनेजुएला। कम्पास ये ब्राज़ील में पाया जाता है। सवाना पूर्वी अफ्रीका में। सेल्वास ये अमेजन बेसिन और पार्कलैंड ये अफ्रीका में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास देख लेते हैं, इसमें हो जाएगा
पम्पास अर्जेंटीना, स्टेपी मध्य एशिया, यूक्रेन, वेल्ड द अमेरिका, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पुस्टाज ये हंगरी में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और कैटरबरी ये न्यूजीलैंड में। आगे है 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो 16 ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। 16 घास पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास है। 16 एक बार और पढ़ देते हैं। 16 घास पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास स्थल वनों का उष्णकटिबंधीय मोंटन जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास के मैदान नीलगिरी, कन्याकुमारी एवं पश्चिमी घाट के ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत के घास के मैदान इसमें है सोनमर्ग या गुलमर्ग ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बुग्याल ये उत्तराखंड में, उर्मिल कर्नाटक, सोला महाराष्ट्र या पश्चिमी घाट, बन्नी घास ये गुजरात में, खज्जर चंबा ये हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के संबंध में सही है? ये हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ये हो जाएगा मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। खाद्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला की जीवधारियों का क्रम घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, गिद्ध। उत्पादक टिड्डा है प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, सर्प तृतीयक उपभोक्ता और गिद्ध मांसाहारी। ये आपका खाद्य श्रृंखला है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ये इसमें हो जाएगा सूर्य प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अगला प्रश्न है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो ये हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में करते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी कवक और जीवाणु। अगला है जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। तो ये हो जाएगा सहभोजी। क्या हो जाएगा? सहभोजी। सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है। उदाहरण गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इस प्रकार शार्क से पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है। व्हेलों से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। अगला प्रश्न है
जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है, तो ये हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। आगे है इसमें, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। देख लेते हैं इसमें, हरे पौधे कीड़े खाता है, कीड़े को सांप और सांप को मोर। तृतीयक उपभोक्ता है मोर, तो इसमें देख लीजिए मोर क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता, सांप द्वितीयक उपभोक्ता, कीड़ा प्राथमिक उपभोक्ता और जो हरे पौधे हैं वो उत्पादक हैं। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा प्रथम चरण उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है उसे उत्पादक कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे टिड्डा, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश। जो जीव इन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। इसमें जैसे देख लेते हैं, हरे पौधे ये उत्पादक हो जाएगा और हरे पौधे को टिड्डा खाता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, और टिड्डे को मेढक खाता है तो ये द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर मेढक को सांप खाता है तो ये तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, तो इकोसिस्टम की परिभाषा हो जाएगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणु जीव शामिल हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार तंत्र अन्योनाश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। परितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योनाश्रय और ऊर्जा के प्रभाव को दिखाते हैं, जैसे तालाब, वन आदि। अगला प्रश्न है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है तो उसे बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। आगे है इसमें, सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। वे तत्व हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से जीवों में आमतौर जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाते हैं। अगला है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है तो ये हो जाएगा शाकाहारी। जैविक समुदाय में खाद्य श्रृंखला इस प्रकार है, इसमें तो उत्पादक हो जाएगा, फिर शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता, फिर मांसाहारी ये द्वितीयक उपभोक्ता और फिर अपघटक। इस प्रकार जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। आगे है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र और उसके उत्पादक। इसमें देख लेते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तो विभिन्न प्रकार के शैवाल। वन पारिस्थितिकी तंत्र, तो बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ तथा शाकीय पौधे। घास स्थल, विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली छोटे शाकीय पौधे। फसल स्थल, ये उपस्थित फसल के पौधे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतनी विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा खाद्य जाल।
खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी से रूप में नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि सभी एक दूसरे के से परस्पर संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो ये हो जाएगा केचुआ। क्या हो जाएगा? केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला इसका व्याख्या पहले देख लेते हैं। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ सड़े गले पदार्थों को खाकर नाइट्रोजनी पोषक तत्वों में बदलता है तथा साथ ही साथ भूमि में छिद्र बनाते हैं, जिससे भूमि को पर्याप्त मात्रा में जल तथा वायु प्राप्त हो सके। केचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं, जिसमें पोषक पदार्थ ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है, जो पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो यह हो जाएगा एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है, जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक बायोटिक तथा एबायोटिक प्रकृति में संतुलित रूप से रहते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? तो ये हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड AgL का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है। जमीन पर मेघ विजन करने के लिए खुले में अंगारों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड स्फटिक या क्रिस्टल रखकर गर्म किए जाते हैं। स्फटिक गर्म होकर वाष्प रूप में ऊपर उठते हैं और हवा के साथ बादलों में पहुंच जाते हैं। बीज कारक ही वाष्प बादलों में पहुंचकर वर्षा की बूंदें बनने की प्रक्रिया को काफ़ी शीघ्रता से संपन्न कराते हैं और जल्द ही वर्षा होने लगती है। आगे इसमें सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये हो जाएगा एक्वेरियम। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये हो जाएगा पर्णपाती वन। स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र ये जंगल। पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नीम, पीपल, बरगद, तुलसी। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो ये हो जाएगा समुद्र। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा तालाब। स्वच्छ जल का तालाब एक प्रकार का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। अगला प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? तो ये बोलते हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध आदि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक हो जाएगा जीवाणु व कवक। जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं? तो ये हो जाएगा पादप। पादप जैविक घटक है, क्योंकि इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जल, वायु तथा मृदा और जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन का। हमारे पर्यावरण वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें।
नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन का हो जाएगा 0.0018% और हाइड्रोजन का 0.001%। अगला प्रश्न है, कौन जीवीय कारक नहीं है? तो जीवी कारक इसमें चट्टान क्या है? ये निर्जीव है, तो ये जीवी कारक नहीं है। अगला प्रश्न है, जीवी कारक वे होते हैं जिसमें जीवन की जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, निषेचन, उत्सर्जन आदि। पेड़ पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव आदि जीवी कारक हैं, जबकि चट्टान एक अजैविक कारक है। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, तो ये कौन कौन से हैं? दिया जाएगा कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 के एक नीतिगत बयान में 3R की घोषणा की है। तो 3R में हो जाएगा आर रिड्यूस कम उपयोग, आर से रिसाइकल पुनः चक्रण और आर से रीयूज, ये हो जाएगा पुनः उपयोग। अगला प्रश्न है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। मेढक द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा टिड्डे प्राथमिक उपभोक्ता को खाने पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता की द्वितीय उपभोक्ता की तरह होगा। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, तो क्या हो जाएगा? धनात्मक संकल्पना है। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। मानव पर्यावरण संबंध मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है, अर्थात मनुष्य एक तरह तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा घटक है, तो दूसरी तरफ वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, वे कहलाते हैं, इसमें हो जाएगा वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। इसमें किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को स्थिरीकृत करके पेड़ पौधों प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? ये हो जाएगा बाढ़ एवं सूखा। पर्यावरण अपघटन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती है, जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो ये हो जाएगा भूमि। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। भूमि मानव पर्यावरण के घटक नहीं है, जबकि घर, परिवार, धर्म, समुदाय, मेला, उत्सव, तीज, त्योहार आदि मानव सामाजिक पर्यावरण के घटक हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत हो जाएगा पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है व्याख्या, इसकी देखते हैं। पर्यावरण का तात्पर्य चारों तरफ का परिवेश, वातावरण जिसमें हम घिरे हुए हैं। पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, जैविक पर्यावरण, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल आते हैं। ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है। अगला इसमें व्याख्या इसकी, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर
प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भाग में रूपांतरित करता है। अतः किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में उनसे कम और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन है, इसमें आपका हो जाएगा वनों की कटाई, शिकार और निर्माण कार्य। तो उपरोक्त सभी वनों की कटाई, शिकार तथा निर्माण कार्य प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो ये हो जाएगा ये सभी। प्रकृति के सभी जैव व अजैव घटकों को प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अतः प्राकृतिक पर्यावरण सभी जीव, भू आकृति तथा जलवायु कारक घटक के रूप में आएंगे। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो ये हो जाएगा 10%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। 10% नियम लिंडमैन ने 1942 में दिया था। इस नियम के अनुसार 90% भाग प्रत्येक स्तर अपनी ऊर्जा उपयोग ले लेता है और तथा अपने से आगे के लिए केवल 10% ऊर्जा छोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो ये हो जाएगा सौर मंडल। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तथा जैव मंडल आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सौर मंडल का अध्ययन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। ये हो जाएगा पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। पर्यावरण संतुलन का मुख्य कारण पर्यावरण के संसाधनों का अनुचित दोहन है। साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव भी इसका एक कारण है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता आधुनिकीकरण के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है, जिस कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं और समय आ रही हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक स्रोत है। तो पर्यावरण किसका स्रोत है। इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे इसमें पर्यावरण अधिगम, औषधि एवं ऊर्जा तीनों का स्रोत है। पर्यावरण से प्रचुर मात्रा में पादप औषधियों की प्राप्ति होती है। पर्यावरण अधिगम से छात्रों में सामंजस्य एवं भावनात्मक क्षमता का विकास होता है। अगला प्रश्न है, 10% नियम दिया है। तो 10% नियम ये दिए हैं लिंडेमान ने। 10% नियम लिंडमान द्वारा 1942 ईस्वी में दिया गया है। यह नियम ऊर्जा उपभोक्ता से संबंधित है। इसके अनुसार जंतु उत्पादक हरे पौधे की शुद्ध प्राथमिकता उत्पादक का 10% भाग अपनी में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। अगला प्रश्न है, जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये तीनों शामिल है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याख्या पहले देख लेते हैं। जैविक पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जीवी घटक जैसे उत्पादक पेड़ पौधे, उपभोक्ता जीव जंतु तथा अपघटक जीवाणु कवक भी जैविक पर्यावरण में शामिल है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा सूरज,
3 पे बकरी और मनुष्य। पहले पे सूरज, बकरी और मनुष्य। अगला है व्याख्या इसका, ऊर्जा श्रृंखला में सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा श्रृंखला का चित्र निम्न प्रकार है। ऊर्जा का स्रोत, सूर्य क्या होता है, पादप, फिर पादप शाकाहारी जीव, शाकाहारी फिर मांसाहारी फिर अपघटक। आगे है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है। तो ये हो जाएगा प्लावक, मछली और व्हेल। प्लावक, मछली, व्हेल खाद्य श्रृंखला जलीय क्षेत्र की है। प्लावक एक सूक्ष्म घास होती है जो मछलियों का आहार होती है। प्लावक छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली और बड़ी मछली को व्हेल। तो जो प्लावक है ये आपका उत्पादक हो जाएगा। छोटी मछली जो है ये प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, बड़ी मछली द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा और व्हेल जो है वो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक चारण का परिणाम है। तो ये हो जाएगा मृदा अपरदन। क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन। अत्यधिक चारण से भूमि को ढकने वाली घास तथा वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिसके कारण खुली भूमि में मृदा के कणों की पकड़ कमजोर हो जाती है। हरवी जल अथवा वायु के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बह जाते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। तो ये हो जाएगा अपघटक। क्या हो जाएगा, अपघटक। कृषि के संदर्भ में मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थों की भरपूर मात्रा होती है। अपघटक ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवी घटक होते हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ह्यूमस के बनने से मृदा की जलधारक क्षमता तथा सरंध्रता बढ़ जाती है। ह्यूमस की उपस्थिति मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना देती है। अगला प्रश्न है, वनों के कटाव के प्रमुख परिणाम है। तो इसमें हो जाएगा वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्रण का प्रभाव और मृदा अपरदन। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वनों की कटाई का सीधा प्रभाव हमारे परितंत्र पर पड़ता है। वनों की कटाई से वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश तथा जल चक्रण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई से मृदा अपरदन और आकस्मिक बाढ़ जैसे घटनाएं घटित होती हैं। वनों की कटाई से मृदा सूखने लगती है, जिससे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे मृदा अपरदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वनावरण के कम होने से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है, जिससे नदियों में गाद जमाव की समस्या होती है। वन मृदा के अपरदन एवं भू संकलन को रोकते हैं, जिससे बाढ़, सूखे की तीव्रता में कमी आती है। अगला प्रश्न है, नदी मुहानों के लक्षण हैं। तो ये हो जाएगा ताज़ा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता और अधिक उत्पादकता। इसमें आपका ये सभी सही हो जाएगा। नदी मुहावनी के निम्न लक्षण है, ताज़ा जल एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। तो हो जाएगा जैव सांद्रण। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जैव सांद्रण कहलाती है। जैव सांद्रण में पर्यावरण से किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में सांद्रण बढ़ता है, जल चक्र को नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएगा वन जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। वन्य जीवों के निवास होते हैं, इससे समाज का सौंदर्य, पर्यटन और सांस्कृतिक मूल्य विकसित होता है। वनों का प्रभाव कार्बन चक्र व ऑक्सीजन चक्र पर भी पड़ता है। वन CO2 की उचित मात्रा वातावरण में बनाए रखते हैं। वन वातावरण में जल चक्र को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ों की कटाई घटाती है। तो ये हो जाएगा वर्षा। पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव हमारे परितंत्र पर पड़ता है। पेड़ों की कटाई से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। पेड़ मृदा के अपरदन व भूसंकलन को रोकते हैं, जिससे बाढ़ और सूखे
की तीव्रता में कमी आती है। पेड़ों की कटाई से वर्षा की मात्रा में कमी होती है, जिससे सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो ये हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे पुनः चक्रण किया जा सकता है, अतः यह लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। अगला प्रश्न है, ये आपके पहला अध्याय समाप्त हो गया। अगले अध्याय को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। यदि ये सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।